हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिक हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 का जो हिंदी आरोह है, जो एनसीईआरटी द्वारा है, ठीक है ना, सीबीएसई पैटर्न पर आधारित आरोह भाग 1 के 6वें पाठ स्पीत में बारिश, जो कृष्णनाथ द्वारा लिखा गया है, उसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट्स करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के आरोह का पाठ 6 स्पीत में बारिश, उसके प्रश्नोत्तर। इसके 5वें पाठ या इसके पद्यखंड के 5वें पाठ तक अगर देखना हो वीडियो तो आप ऊपर आई बटन में लिंक दी गई है, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगी। और पद्यखंड के अगर आप प्रश्नोत्तर देखना चाहते हैं या चैप्टर के जो भी वीडियो डाली गई हैं उन वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम आरोह का पाठ 6 के प्रश्नोत्तर। तो इसमें पहला प्रश्न है, इतिहास में स्फीत का वर्णन नहीं मिलता क्यों? ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्फीत का वर्णन कम रहा है। अलंघ भूगोलो यहाँ के इतिहास का एक बड़ा कारक है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं है। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है। इतने कम समय में स्फीत का जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता। यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है, इसलिए कहा जा सकता है कि मानवीय गतिविधियों के अभाव में वहाँ इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया। दूसरा है, स्फीत के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्फीत के लोग जीवन यापन के लिए सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्फीत में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। लड़कियों की कमी के कारण घरों को गर्म रखना अत्यंत कठिन होता है। यहाँ कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है। यहाँ न हरियाली है न पेड़। यहाँ वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूँ, मटर, सरसों की फसल होती है। यहाँ रोजगार के साधन भी नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई तो आवागमन की है कि यहाँ पहुँचना असंभव सा ही है। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? इसका उत्तर देखते हैं। स्फीत बारालाचा पर्वत श्रेणी में 2 चोटियां हैं। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। बौद्धों के माने मंत्र की बहुत महिमा है। वो मणि पद्धे हूँ इनका बीज मंत्र है। लेखक के अनुसार पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। ठीक है। सॉरी। चौथा प्रश्न है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक श्री कृष्णनाथ ने युवा वर्ग से आग्रह किया है कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आएं और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर उन चोटियों के अहंकार को चूर करें। बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई चोटियों को वे अपने क्रीड़, कौतुक, नाच कूद, प्रेम के खेल आदि से आनंदमय बना दें। 5वां प्रश्न है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक के अनुसार स्पीत में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। इसलिए
जब कभी वर्षा हो जाए तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। 6वां प्रश्न जो है, स्पीत अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? स्पीत अन्य पर्वतीय स्थलों से इस प्रकार भिन्न है। पहला, स्पीत में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है। यहाँ न हरियाली है न ही पेड़। यहाँ वर्षा में एक बार बाजरा, गेहूँ, मटर, सरसों की फसल होती है। यहाँ परिवहन व संचार के साधन नहीं है। स्पीत में प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं तथा यहाँ पर्यटक भी नहीं आते। यहाँ का वातावरण उदास रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां प्रश्न जो है, स्पीत में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। तो ये तो आपकी सामाजिक या मतलब भाषिक सूझबूझ का प्रश्न है, तो आप इसको अपने से भी लिख सकते हैं या तो फिर इसका जो उत्तर मैं बता रहा हूँ ये भी देख लीजिए। बारिश का मौसम हमें तपती गर्मी से राहत दिलाता है। चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। छोटे बच्चे बारिश में भीगने और खेलने लगते हैं, भीगते हुए खेलने लगते हैं। तालाब, नदी, सब भर जाते हैं। मतलब तालाब, नदी, छोटे छोटे गड्ढे जो हैं ये सब भी भर जाते हैं, कुएं भी भर जाते हैं। हरियाली से धरती हरी भरी मखमल सी लगने लगती है। चारों तरफ मेढक टरटराने लगते हैं। वृक्षों पर नए पत्ते फिर से निकलने लगते हैं। खेत फूले नहीं समाते। भारतवर्ष में वर्षा जून और जुलाई माह में होती है। मानसून में बहुत तेज वर्षा होती है। जनवरी माह में होने वाली वर्षा फसल के लिए अधिक अच्छी होती है। 8वां प्रश्न जो है, स्पीत के लोग और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किनका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? स्पीत में परिवहन व संचार के साधन नहीं है। मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के पास परिवहन व संचार के साधन हैं। स्पीत में प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं, जबकि मैदानी भागों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। स्पीत में वातावरण उदास रहता है। मैदानी भागों में वातावरण जीवन से भरा हुआ रहता है। इन सब कारणों से मुझे मैदानी भागों में रहने वाले लोगों का जीवन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ जीवन सहज गति से चलता है। 9वां प्रश्न जो है, स्पीत में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों, यात्रा स्थल से जुड़ी विभिन्न जानकारियों की बारीकी से वर्णन किया गया है। आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन लगभग 200 शब्दों में कीजिए। ग्रीष्मोकाश में मैंने अपने माता पिता, बहन और 2 मित्रों के साथ वैष्णो देवी की यात्रा की योजना बनाई। सबको मेरा प्रस्ताव पसंद आया और हम सब त्रिकुट पर्वत पर गुफा में विराजित माता वैष्णो देवी के दर्शन को निकल पड़े। माता वैष्णो देवी हिंदुओं की एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां दूर दूर से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव जम्मू होता है। जम्मू तक आप बस, टैक्सी, ट्रेन या फिर हवाई जहाज से पहुंच सकते हैं। मां वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। यह पर्ची लेने के बाद ही आप कटरा से मां वैष्णो के दरबार तक की चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। यह पर्ची लेने के लिए घंटे बाद आपको चढ़ाई के पहले गंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करानी पड़ती है और वहां सामान की चेकिंग कराने के बाद ही आप चढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। पूरी यात्रा में स्थान स्थान पर जलपान व भोजन की व्यवस्था है। इस कठिन चढ़ाई में आप थोड़ा विश्राम कर, चाय कॉफ़ी पीकर फिर से उसी जोश के साथ आप अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। कटरा भवन व भवन तक की चढ़ाई के अनेक स्थानों पर क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें निर्धारित शुल्क पर अपना सामान रखकर आप चढ़ाई कर सकते हैं। माता के भवन में पहुंचने वाले यात्रियों के लिए जम्मू कटरा भवन के आसपास आदि स्थानों पर मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की कई धर्मशालाएं व होटल है, जिनमें विश्राम करके आप अपनी यात्रा की थकान को मिटा सकते हैं। कटरा जम्मू के नज़दीक कई इधर दर्शनीय स्थल व हिल स्टेशन है, जहां जाकर आप जम्मू की ठंडी हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। कटरा के नज़दीक शिवखोरी
झज्जर, कोटली, सनासर, बाबाधनसार, मानतलाई, कुद, बटोर आदि कई दर्शनीय स्थल भी हैं। तो ये तो वहाँ की यात्रा वृत्तांत का वर्णन हुआ है, क्योंकि बेसिक ये क्योंकि एक यात्रा वृत्तांत ही ये पाठ है, तो इसलिए यात्रा वृत्तांत का वर्णन है। लास्ट जो प्रश्न है, लेखक ने स्पीत की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में क्या स्पीत में कुछ परिवर्तन आया है? जाने, सोचें और लिखें। तो ये आपको जानकारी एकत्रित करके अपने से भी लिख सकते हैं, और इसमें जो भी दिया है तो उसको भी देख लें। लेखक ने स्पीत की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इतनी लंबी अवधि में वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आना स्वाभाविक ही है। इन 30 वर्षों में स्पीत में यातायात, दूरसंचार व्यवस्था और रोजगार के साधन आदि में परिवर्तन आया है। वहाँ आवागमन तो सुगम हो गया है, परंतु प्राकृतिक समस्याएं वैसी ही हैं। भाषा से संबंधित कुछ बातें हैं, जिसमें पहला है, पाठ में से किन एक दिए गए अनुच्छेद में क्योंकि और बल्कि जैसे ही वैसे ही मानो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे दोबारा लिखिए। तो एक वो दिया है, तो उसको आपकी किताब में भी दिया है, इसको आप देख लीजिए। इसको उत्तर देखिए कैसे होगा। लैप की लौ तेज है कि जैसे ही खिड़की का एक पल्ला खोला वैसे ही तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया और उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, बल्कि सुन रहा था। अंधेरा ठंड और हवा का झोंका ऐसे आ रहा था मानो बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। तो ये इन शब्दों का इस अनुच्छेद में प्रयोग करना है। एक आप 3 लाइन लिखी हुई है, उसमें आपको प्रयोग करना है। तो ये आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा पाठ 6 का प्रश्न उत्तर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में लिंक दी गई है, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। इसी तरह आप मेरे चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।